हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ की बुक सेकंड का चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है व्यावसायिक वित्त बिजनेस फाइनेंस। ये और इसके पहले वाला चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि ये दोनों ही 11-11 मार्क्स के हैं, जो कि यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यावसायिक वित्त का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? तो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है, इसे ही हम व्यावसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। बिजनेस फाइनेंस क्या है? यानी कि हमें जो व्यवसाय को खड़ा करने के लिए, व्यवसाय के कुछ कार्य करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, तो उसे हम बिजनेस फाइनेंस कह देते हैं। वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापन के लिए। वित्त की आवश्यकता किसके लिए होती है? व्यवसाय के स्थापन के लिए, संचालन के लिए, इसमें आधुनिकीकरण करने के लिए, विस्तार ग्रोथ करने के लिए अथवा विविधीकरण करने के लिए होती है। वित्त प्रबंध यानी कि हम फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वित्त प्रबंध का संबंध इसकी इष्टतम उपलब्धता तथा वित्त के उपयोग से है। यानी कि फाइनेंस का मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसका अधिकतम उपयोग कर पाएँ और इसकी जो भी यूटिलाइजेशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ ले पाएँ। फिर आता है वित्त प्रबंध की भूमिका क्या है, यानी हम मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंस का, तो हमें इससे क्या लाभ होता है? तो स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, इससे जो हमें स्थायी संपत्तियां खरीदनी है उसका हम निर्णय ले सकते हैं। चालू संपत्तियों का निर्धारण कर सकते हैं। दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्त की मात्रा, यानी कि हमें शॉर्ट टर्म लोन लेना है या अल्पकालीन फाइनेंस उठाना है, ये डिसाइड कर सकते हैं। पूंजी में ऋण क्षमता अनुपात को निश्चित कर सकते हैं और लाभ और हानि खाता हम बनाकर देख सकते हैं। फिर आता है वित्त प्रबंध का उद्देश्य क्या है, इससे होता क्या है? तो वित्त प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। यानी कि हमारे जो शेयर होल्डर है, उनकी जो उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, उनमें क्या करना है? अधिकतम वृद्धि करना होता है। फिर आता है वित्त निर्णय, यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निवेश संबंधी निर्णय, वित्तीय संबंधी निर्णय और लाभांश से संबंधित निर्णय। तो पहला आता है हमारा निवेश संबंधी निर्णय, यानी कि हमें कहाँ पर निवेश करना है। पूंजी बजटिंग में या कार्यशील पूंजी में। पूंजी बजटिंग को हम दीर्घकालीन निवेश कहते हैं और कार्यशील पूंजी को हम अल्पकालीन निवेश करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये डिसीजन लेना होता है। फिर आता है वित्त संबंधी निर्णय, यानी वित्त हमें कहाँ से जुटाना है, फंडिंग हमें कहाँ से लेनी है, या डेट से लेनी है यानी ऋण लेके, या क्षमता यानी कि ओनर्स फंड या इक्विटी शेयर से हमें लेनी है। फिर आता है लाभांश से संबंधित निर्णय, यानी कि लाभ हमें कमाया है वो हमें लाभ लोगों में बांट देना है डिविडेंड के रूप में, या हमें प्रतिधारित उपार्जन यानी रिटेन अर्निंग के रूप में बचा कर रखना है आगे भविष्य के लिए। तो ये हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। फिर आता है निवेश संबंधी निर्णय को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो निवेश निर्णय दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन हो सकता है। एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी पुकारा जाता है। तो निवेश निर्णय दीर्घकालीन निवेश निर्णय है पूंजी बजटिंग निर्णय, और अल्पकालीन निवेश निर्णय है कार्यशील पूंजी में। दीर्घकालीन निवेश निर्णय में यह आता है कि हमें कौन सी मशीन खरीदनी है, कौन सी लैंड खरीदनी है, और तो इसमें हमारे बड़े बड़े जो काम होते हैं वो शामिल होते हैं। अल्पकालीन निवेश निर्णय में जैसे हमारे लेनदार हो गए या हमारा वेतन कैसे डिसाइड होगा, तो ये हमारे क्या है? अल्पकालीन निवेश निर्णय होते हैं। फिर आता है पूंजी बजटिंग निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, CRRI, क्राई से याद कर सकते हैं, यानी कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है निवेश कसौटी यानी कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, और फिर आता है रिस्क। तो आप इन चारों को इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। पहला है हमारा परियोजना का रोकड़ प्रवाह, यानी कि कैश फ्लो हमारा कैसा है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो हमारा कैसा है। अगर हमारा कैश आउटफ्लो यानी कैश फ्लो हमारा अच्छा है, तो हम यहाँ पे दीर्घकालीन में निवेश कर सकते हैं। फिर आता है आय की दर। आय की दर भी है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें देखना पड़ता है कि किस में हमें ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। यानी मान लो हमारे पास दो प्लान है, एक ए है जिससे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% आता है, और बी हमारे पास जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% हो रहा है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम 12% वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब निवेश करेंगे तो हमें 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर आता है निवेश कसौटी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो कैसा है, ठीक है, उसका पता लगाते हैं। फिर जोखिम,
जोखिम का भी हम पता लगाते हैं, सामान्य जोखिम जो होता है उसके अंदर हमें निवेश करना चाहिए। फिर आता है अल्पकालीन निवेश निर्णय क्या है। तो अल्पकालीन निवेश निर्णय से तात्पर्य व्यवसाय में स्कंद, देनदार, रोकड़ के स्तर का निर्णय लेने से है। इन संपत्तियों के विषय में निर्णय लेने का अर्थ व्यवसाय की जो दैनिक कार्रवाई का निर्णय लेने से है, यानी कि जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक डेली डेली जो चीज़ें होती है जिनमें खर्च होता है वो हमारे अल्पकालीन निर्णय हो जाते हैं। छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो अल्पकालीन निवेश निर्णय के अंदर आते हैं। फिर सेकंड हमारा डिसीजन आता है वित्तीय संबंधी निर्णय यानी फाइनेंशियल डिसीजन। इसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है। कोषों को जुटाने के हमारे पास मुख्य कौन से स्रोत है? दो स्रोत है वित्त के। दो स्रोत है। पहला है हमारे पास स्वामित्व कोष, ओनर फंड्स, यानी कि हम या तो अपने आप से जुटाएं या हम उधार लेकर अपने व्यवसाय को चालू करें, उधार कोष, बोरोड फंड से। तो वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, C3F2RS, यानी कि C हमारे क्या है? 3 है, कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन और कंट्रोल कंसिडरेशन। F क्या है? हमारे 2 है, क्या है? फ्लोटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और R हमारा क्या है? R और S क्या है? रिस्क और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हम पढ़ते हैं पहले कॉस्ट क्या है। तो वित्त प्रबंधक हमेशा क्या चाहता है कि न्यूनतम लागत वाले स्रोत को प्राथमिकता देता है। तो प्राथमिकता कैसे? जिसकी कॉस्ट कम होगी तो वो उसी को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो डेट का क्या है? सस्ता स्रोत है। डेट सस्ता स्रोत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इशू की प्राइस नहीं आती, कोई हमें शेयर या इशू कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डेट लेना और उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो हमें पे करना होता है। तो ये क्या है? सबसे सस्ता स्रोत है। और ये सस्ता क्यों बन जाता है? क्योंकि इस पर टैक्स लगता है सरकार के द्वारा। तो जो इंटरेस्ट पर हमारा टैक्स लगता है वो हमारे इंटरेस्ट को और भी कम कर देता है। तो ये हमारा क्या? एक सस्ता स्रोत है, यानी कि कर की कटौती इस पर होती है, इसलिए सस्ता बन जाता है। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी महंगा स्रोत है क्योंकि हमें इक्विटी पर क्या होता है? इशू करने का भी प्राइस इशू करने की भी इस पर लागत आती है। तो इक्विटी हमारा महंगा स्रोत है। रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है? तो अगर कैश फ्लो पोजीशन हमारी अच्छी है, यानी कि कैश हमारे पास है, तो हम डेट ले सकते हैं। और अगर कैश फ्लो पोजीशन हमारी अच्छी नहीं है तो हम इक्विटी लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास कैश है तो हम डेट लेंगे तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट को हम पे करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो अगर पैसे हैं तो हम डेट ले सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इक्विटी लेना चाहिए। फिर आता है नियंत्रण प्रतिफल, कंट्रोल कंसिडरेशन, यानी कि कंट्रोल किस में ज़्यादा होता है? फर्म का कंट्रोल किस में होता है? तो अगर हम डेट लेते हैं तो हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि डेट लेने पर कोई भी अंशधारी हमारे यहाँ पे नहीं आता। अगर हम इक्विटी से हम अगर वित्त जुटा रहे हैं तो जो शेयर होल्डर हमारे आएंगे वो भी तो कंपनी में भाग ले सकते हैं, तो उनका कंट्रोल भी उसमें होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? उनका कंट्रोल ज़्यादा होगा तो हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर आप कंट्रोल ज़्यादा चाहते हैं तो डेट लें, और अगर आप कंट्रोल कम चाहते हैं तो इक्विटी ले सकते हैं। फिर आता है प्रवर्तन लागत, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इशू, यानी कि जो हम शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ इशू करने की प्राइस अगर ज़्यादा है तो हमें डेट लेना चाहिए, और अगर कॉस्ट ऑफ इशू कम है तो हम इक्विटी ले सकते हैं। फिर आता है स्थायी संचालन लागत का स्तर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जैसे कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि जो भवन है, भवन का किराया है, वेतन है, सैलरी है, बीमा है, ये सब अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है फर्म के अंदर तो हमें डेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों में ही हमारा खर्च पूरा हो जाएगा। तो मैं इंटरेस्ट के लिए कहाँ से बचेगा? और इंटरेस्ट तो जहाँ से हमने लोन लिया है वहाँ पर हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हमें लाभ हो चाहे ना हो। तो यहाँ पर हमें डेट नहीं लेना चाहिए, इक्विटी को हमें प्रेफर करना चाहिए। और अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, जैसे भवन का किराया, कोई वेतन, बीमा, हमारी जो ऐसे सारे खर्चे हैं वो हमारे कम हैं, तो हमें डेट ले सकते हैं और इक्विटी भी ले सकते हैं। फिर आता है रिस्क। डेट में ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों होता है डेट में ज़्यादा रिस्क? क्योंकि जब हम ये डेट लेते हैं तो हमें इस पर ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज एक निश्चित समय पर हमें देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लाभ हो या ना हो, हमें देना ही पड़ेगा। और अगर फर्म नहीं देती है तो इसके क्या होता है? जो गिरवी रखे हुए एसेट्स होती है वो रख लेती है,
जहाँ से इन्होंने ऋण लिया है। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी कम रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर फंड को हम शेयर होल्डर को जब ही हम डिविडेंड देते हैं जब हमें लाभ होता है, तो अगर लाभ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर उनको नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन डेट में तो हमें चाहे लाभ हो चाहे ना हो, हमें देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। फिर आता है पूंजी बाजार की स्थिति, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। मार्केट को भी हमें देखकर चलना चाहिए कि हमें कौन सा हमें जो वित्तीय स्रोत है अपनाना चाहिए। अगर हमारा बूम पीरियड है यानी कि तेजी काल है, तेजी काल है यहाँ की, यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर सब प्रॉफिटेबल है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करने चाहिए, लोग क्या करते हैं इक्विटी लेने में ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि यहाँ पर अभी तेजी चल रही है तो यहाँ पर शेयर के डिमांड भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी बुलिश विश है तो यहाँ पर इक्विटी हमें लेना चाहिए। फिर आता है जैसे जैसे मंदी काल आता है, यानी कि अगर मंदी है तो हमें क्या लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए, क्योंकि मंदी में जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, ऋण लेने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर तीसरा हमारा डिसीजन आता है लाभांश संबंधी निर्णय, यानी कि लाभांश प्रॉफिटेबल संबंधी निर्णय हमें कैसे लेने होते हैं। तो इस निर्णय में यह निश्चय किया जाता है कि अर्जित लाभ का कितना भाग अंशधारियों में लाभ के रूप में वितरित कर दिया जाए तथा लाभ का कितना भाग फर्म में प्रतिधारित उपार्जन के रूप में विनियोजनार्थ रखा जाए। इसका मतलब है कि जो हमने फर्म से लाभ कमाया है वो या तो हम अंशधारियों में डिविडेंड के रूप में बांटे या हम प्रतिधारित उपार्जन यानी बचा कर रखने अपने भविष्य के लिए, भविष्य की ग्रोथ करने के लिए हम बचा कर रखें। तो लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उपार्जन, अर्निंग। तो अर्निंग हमारी अगर ज़्यादा है तो डिविडेंड भी हम ज़्यादा देंगे, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम देना चाहिए। फिर आता है उपार्जन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी कि हमारी जो अर्निंग है वो स्टेबल होती है, यानी कि इतनी तो इनकम हमें होगी ही होगी। तो अगर हमारी आय स्थिर है तो डिविडेंड ज़्यादा देते हैं, आय अस्थिर है तो डिविडेंड कम देते हैं। लाभांश का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी कि कुछ जो कंपनियां होती है वो डिविडेंड में अपनी स्टेबिलिटी रखती है, इससे क्या होता है, स्थायी लाभांश नीति हम कहते हैं, और इससे अंशधारी पर बेहतर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अंशधारी को लगता है कि कंपनी पर चाहे कुछ भी हो हमें डिविडेंड अपना स्थायी मिलता रहेगा। तो फिर फोर्थ पॉइंट आता है समृद्धि सुयोग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारी है तो डिविडेंड हमें कम देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें भविष्य के लिए पैसा बचा लेना चाहिए, क्योंकि हमें आगे पैसे की ज़रूरत होगी, सेव करना चाहिए। अगर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो हम डिविडेंड देंगे, डिविडेंड क्या कर देंगे, देंगे। फिर आता है रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन हमें देख लेनी चाहिए, अगर हमारे पास ज़्यादा कैश है तो डिविडेंड हम ज़्यादा देते हैं, अगर हमारे पास कम कैश है यानी कि कैश कम है तो हम डिविडेंड कम देते हैं या देते ही नहीं हैं, देते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पूर्वाधिकार, अंशधारी, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि इसमें हमारे दो प्रकार के अंशधारी होते हैं, एक तो नियमित आय, जो नियमित आय चाहते हैं, और एक जो हमारे पूंजी लाभ चाहते हैं। नियमित आय चाहने वाले में कौन से हैं, जैसे कि सेवानिवृत्त वृद्ध लोग हुए, रिटायरमेंट लोग हो गए, या मध्य वर्गीय लोग होते हैं, उनको डिविडेंड चाहिए होता है तो उनको हमें डिविडेंड देना चाहिए। और पूंजी लाभ चाहते हैं यानी कि जो युवा लोग हो या उच्च वर्गीय जो शेयर होल्डर होते हैं उनको हमें डिविडेंड नहीं दे तो भी चलता है। तो पूंजी लाभ चाहते हैं उनको डिविडेंड हमें नहीं देना चाहिए। फिर आता है करारोपण नीति, टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स बढ़ा हुआ है तो डिविडेंड लो देना चाहिए, अगर टैक्स कम है तो डिविडेंड हाई होना चाहिए। फिर आता है शेयर बाजार प्रतिक्रिया, स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है। डिविडेंड में वृद्धि कब होगी, जब अंशों के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, और डिविडेंड में कमी कब होगी, जब अंशों का मूल्य कम होगा। नेक्स्ट है पूंजी बाजार तक पहुंच, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसकी बाजार तक पहुंच है तो वो डिविडेंड ज़्यादा देती है, और जिसकी बाजार तक पहुंच नहीं है यानी कि छोटी कंपनियां है तो वो डिविडेंड क्या करती है, कम देती है। फिर आता है कानूनी बाध्यता, लीगल रेस्ट्रिक्शन, तो लाभांश घोषणा के समय प्रावधानों का पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, तो इसमें हमें कानून का पालन करना चाहिए। संविधात्मक प्रतिबंध, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेशन, यानी कि जो ऋणदाता होते हैं वो कंपनी पर भविष्य में लाभांश भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं, तो इससे हमें ये उसके हिसाब से हमें निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि हमें पैसों की प्लानिंग करनी है, तो एक व्यवसाय की निधि आवश्यकता के अनुमान की प्रक्रिया तथा निधि के स्रोतों का वर्गीकरण ही वित्तीय नियोजन
कहलाता है। वित्त नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना, यानी कि जिस समय हमें पैसों की आवश्यकता है उस समय हमारे पास पैसा होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, ये देखना चाहिए कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप में वृद्धि नहीं करे, यानी कि जितना ज़्यादा पैसा ज़्यादा हो तो भी नुकसान है और पैसा कम हो तो भी नुकसान है। अगर ज़्यादा होगा तो वो व्यर्थ करेंगे। तो ये भी देखना चाहिए कि हम संसाधनों को अनावश्यक रूप में वृद्धि नहीं करें, हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ही लें। फिर नेक्स्ट है वित्त नियोजन का महत्व क्या है? तो ये इच्छित कोषों के एकत्रीकरण को सुविधाजनक बनाता है, यानी जितने हम कोष चाहिए उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। आकस्मिक परेशानियों तथा विषमों से बचाने में सहायता करते हैं। सही परियोजनाओं में वित्त निवेश करने में सहायता करते हैं कि कौन से में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये बताते हैं। समन्वय में कोऑर्डिनेशन में सहायता करते हैं। निवेश संबंधी और वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णयों के बीच में निर्णयों के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। जैसे कि हमने जो फंड तो हमने ले लिया, अब उसको इन्वेस्ट हमें कहाँ करना है, तो ये हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल प्लानिंग ही हमने बताती है कि हमने फंड तो रेज कर लिया लेकिन अब इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है अच्छी जगह पे, ये कौन बताता है? हमें वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग बताती है। इसलिए क्या है, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। फिर सिक्स्थ है वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायता करता है। और वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल भी इससे होता है। और यह वर्तमान को भविष्य के साथ क्या करता है? जोड़ता है। वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ता है, क्योंकि अब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भविष्य की कर रहे हैं, तो वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ता है। फिर आता है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पूंजी ढांचा ऋण पूंजी और क्षमता अंश पूंजी के अनुपात को दर्शाता है, यानी डेट और इक्विटी के जो रेशो होता है उसको दर्शाता है। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक वित्त को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हमारा स्वामित्व कोष, ओनर फंड्स, और दूसरा है हमारा उधार कोष, बोरोड फंड। तो पूंजी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो समता अंश में मूल्य में वृद्धि करे या क्षमता अंशधारियों की संपत्तियों को अधिकतम करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऋण क्षमता अनुपात बराबर ऋण बटे क्षमता, डेट बटे इक्विटी। पूंजी संरचना सर्वोत्तम तब कहा जाएगा जब ऋण तथा क्षमता का अनुपात ऐसा होगा जिसका परिणाम समता अंशों के मूल्य में वृद्धि होगा, यानी कि जो हमारे शेयर है उसमें क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, उनकी प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए। ऋण का समस्त पूंजी से अनुपात को हम वित्तीय उत्तोलक यानी फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। वित्तीय उत्तोलक फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ऋण बटे क्षमता या ऋण प्लस समता। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि समता पर व्यापार क्या है? तो समता पर व्यापार से आशय समता अंशधारियों द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि होना है, जिसका कारण स्थायी वित्त व्यय जैसे कि ब्याज की मात्रा को परिरक्षित रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाँ, ये पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा रोकड़ प्रवाह स्थिति। वही बात है, कैश फ्लो अगर ज़्यादा है तो डेट लेंगे, यानी डेट लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट हम तभी दे सकते हैं तब हमारे पास कैश फ्लो होता है। फिर अगर कैश फ्लो कम है तो हमें इक्विटी लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है? तो ब्याज आवरण अनुपात से आशय है कि कंपनी का ब्याज तथा कर काटने से पूर्व इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर लाभ की मात्रा तथा ब्याज से कितना गुना अधिक है। लाभ की मात्रा जितनी अधिक होगी जिससे ऋण का भुगतान करना आसान रहेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी हम इतना ही इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो ब्याज आवरण अनुपात का फॉर्मूला है EBIT बटे इंटरेस्ट, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स बटे इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऋण सेवा आवरण अनुपात, डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो यह अनुपात ब्याज आवरण अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो पड़ा था उसकी कमी को दूर करता है। डेट सर्विस कवरेज रेशो मूल धन भुगतान के साथ साथ ब्याज के भुगतान का भी ध्यान रखता है। तो ऋण सेवा आवरण अनुपात का फॉर्मूला क्या है? कर के बाद लाभ हास प्लस ब्याज प्लस गैर नगद व्यय बट्टे पूर्वाधिकार लाभांश प्लस ब्याज प्लस पुनर्भुगतान कर्तव्य। निवेश पर आय। फिर नेक्स्ट आता है हमारा निवेश पर आय। यदि कंपनी की निवेश पर आय ROI अधिक है तो प्रति अंश आय EPS यानी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने के लिए समता पर व्यापार के उपयोग का चुनाव कर सकती है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा है तो हमारी जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि जो शेयर का मूल्य है वो क्या होता है? बढ़ता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर ज़्यादा है तो हम डेट ले सकते हैं
और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, यानी कि हमें जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है वो तो हमारी कम है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट है हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमें डेट नहीं लेना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है EBIT प्लस बटे टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर आती है ऋण की लागत। ऋण की लागत, तो अगर इंटरेस्ट कम होता है तो डेट ज़्यादा लेते हैं लोग, और इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है तो डेट कम लेते हैं। फिर आता है कर दर, टैक्स। टैक्स अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो कर पर कटौती है, डेट पर जो कर की कटौती है वो क्या कर देती है, इसको सस्ता बनाती है, कॉस्ट ऑफ डेट को कम कर देती है। फिर आता है समता की लागत। ये हमारे कारक हैं। प्रवर्तन लागत आपको बताया था, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जोखिम का ध्यान हमें रखना पड़ता है, लचीलापन किसमें होता है वो देखना पड़ता है, और नियंत्रण कंट्रोल कैसा होता है, नियामक ढांचा, शेयर बाजार की दशाएं, हमने शेयर मार्केट की दशाएं पढ़ ली थी, बूम पीरियड होता है तो हमें इक्विटी लेना चाहिए, और अगर बीरिश फेज है यानी कि मंदी है तो हमें क्या लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए। अन्य कंपनियों की पूंजी संरचना, यानी कि अन्य कंपनियां जो पूंजी की संरचना बनाती है, अपनी ऋण क्षमता अनुपात जो डिसाइड करती है, उसके हिसाब से हमें अंधा बनकर काम नहीं करना है, हमें अपने हिसाब से हमारी क्या नीड है उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। तो स्थायी संपत्तियां क्या है, फिक्स कैपिटल, वे संपत्तियां जो व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होती है या लंबे समय तक कार्यान्वित रहती है, उदाहरण संयंत्र एवं मशीन, फर्नीचर एवं फिक्चर्स, भूमि तथा भवन तथा वाहन आदि। स्थायी पूंजी की व्यवस्था या निवेश या पूंजी बजटिंग निर्णय निम्नलिखित कारणों से भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये दीर्घकालीन वृद्धि करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फायदेमंद होते हैं, विशाल विनियोग में से संबंधित होते हैं, यानी कि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है, हमारी बड़ी पूंजी इसके अंदर लगती है, तो इसमें हमें कोई भी चूक करनी नहीं होती। इसमें शामिल जोखिम भी होता है, यानी कि अगर हमारी कोई छोटी सी चूक हो गई, इस डिसीजन को गलत ले लिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही आगे चलकर हमें बहुत हानि पहुंचाएगी, तो इसमें जोखिम भी शामिल होता है। अपरिवर्तनीय निर्णय, इस निर्णय को हम रातों रात नहीं बदल सकते, इनको बदलने में टाइम लगता है और इनको लेने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें समय और जो पूंजी है हमारी दोनों ही बहुत ज़्यादा लगी होती है। फिर आता है स्थायी पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है यानी निर्माणी व्यवसाय है जिसमें मशीनें और ज़्यादा चाहिए तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। ट्रेड बिजनेस है जिसमें मशीनें और कम चाहिए होती है तो फिक्स कैपिटल भी कम चाहिए होगी। फिर आता है संक्रिय का मापदंड, मीडियम ऑफ जो कंपनी है वो मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल पर है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है, लार्ज स्केल है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। तकनीक का विकल्प, अब जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है, मान लो कैपिटल, 2 प्रकार की हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, कैपिटल इंसेंटिव यानी कि पूंजी प्रदान, और एक है हमारी श्रम प्रदान। जिस कंपनी में पूंजी प्रदान यानी कि सब काम मशीनों से ही होता है, जहाँ पर लेबर का कोई काम नहीं है, वहाँ पर फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और जहाँ पर लेबर यानी कि श्रम से ज़्यादा काम होता है वहाँ पर फिक्स कैपिटल कम चाहिएगी, क्योंकि वहाँ पर मशीन का कोई काम नहीं है। फिर आता है तकनीकी उत्थान, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि कोई कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब अप्रचलित ट्रेंडिंग से बाहर होता जाता है तो उसके लिए फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कंप्यूटर है उसका कोई ट्रेंड था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, और जिसका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से बाहर है यानी कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कम है तो फिक्स कैपिटल क्या होगी, हमें कम चाहिए होगी। विकास प्रत्याशा, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है तो हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, ग्रोथ में हमें ग्रोथ करनी है भविष्य में तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। विविधीकरण, कोई प्रोडक्ट का हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है आगे चलकर तो हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। वित्तीय विकल्प, अगर हमें लोन और लीजिंग फैसिलिटी मिल जाती है, मान लो हमें मशीन और कुछ खरीदनी है तो उसके लिए हमें लोन मिल जाता है या पट्टे पर कोई हमें मशीन मिल जाती है तो फिक्स कैपिटल हमें कम चाहिए होगी क्योंकि हमें लोन पर हमें मिल जाती है। लोन और लीजिंग फैसिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे, मशीन ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। फिर आता है सहयोग का स्तर,
अगर हम 2-4 जने मिलकर व्यवसाय करते हैं तो उस जॉइंट वेंचर होता है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। मान लो कि 4 लोग हैं, ए बी सी डी, दो चारों ने 50-50 हज़ार रुपये लगाए, तो चारों ने जब 50-50 हज़ार लगाए तो 2 लाख हो गए, तो एक जने के तो कितने आए, 50,000 रुपये आए। तो इसलिए क्या होता है, जॉइंट वेंचर होता है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है। अगर जॉइंट वेंचर नहीं है तो फिक्स कैपिटल, मान लो अब चारों ही नहीं है, एक जना है, तो एक जने को 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। फिर आता है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी से अभिप्राय फर्म की अल्पकालीन संपत्तियों जैसे कि स्टॉक और अल्पकालीन दायित्व जैसे कि लेनदार, देय बिल इत्यादि से है। इस निवेश सुविधा के माध्यम से दैनिक संचालन क्रियाओं को सुगम रूप में संचालित रखने में व्यवसाय की सहायता प्राप्त करता है। यानी कि जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं जैसे लेनदार है, देय बिल है, बिल्स पेबल है, बिल भरना है, तो ये कार्यशील पूंजी के अंदर आते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी हम कैसे निकालते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल बराबर क्या है, सी ए माइनस सी एल, यानी चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर है कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा व्यवसाय की प्रकृति, बिजनेस का प्रकृति कैसी है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है यानी निर्माणी व्यवसाय है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जहाँ पर अगर मशीनों से ज़्यादा काम हो रहा है तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल, हमें कच्चा माल जो है वो चाहिए होगा, स्टॉक भी रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। ट्रेड बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। संचालन का स्तर लार्ज स्केल है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, स्मॉल स्केल है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। व्यवसाय चक्र, बिजनेस साइकिल कैसा है, यानी कि तेजी काल है, बूम पीरियड है, बूम पीरियड है इसका मतलब मोर डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, मोर डिमांड होगी तो मोर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। डिप्रेशन पीरियड है यानी मंदी काल है तो इससे क्या होगा, लो डिमांड होगी, लेस प्रोडक्शन करना होगा और वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, कम चाहिए होगी। मौसमी कारक है, जैसे सीजनल प्रोडक्ट है हमारा, जैसे मान लो समर में आइसक्रीम है तो अगर सीजन होगा उस समय तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, सीजनल प्रोडक्ट नहीं है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। फिफ्थ नंबर आता है हमारा उत्पादन चक्र, प्रोडक्शन साइकिल लार्ज है, बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है और प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है तो वर्किंग कैपिटल हमें कम चाहिए होगी। उधार विक्रय सुविधा, यानी कि हम उधार देते हैं लोगों को, क्रेडिट अलाउड करते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होगी, क्योंकि हमें अपने यहाँ पर पैसा रखना होगा। और अगर हम क्रेडिट अलाउड उधार नहीं देते हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। उधार क्रय सुविधा, यानी कि हमें उधार पर माल खरीदने की सुविधा मिल जाती है, यानी हमें उधार मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, क्योंकि हम उधार पर मशीन लेके आ सकते हैं। अगर हमें उधार पर मशीन नहीं मिलती है तो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि हमें उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। फिर आता है संचालन कार्य कुशलता, यानी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि वर्किंग कैपिटल अगर कम भी होगी तो भी हम अगर उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। और अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि जो प्रबंध करने की जो तकनीक है वो हमारी कम है, एफिशिएंसी कम है, तो उसके हिसाब से हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। यानी कि हमारा जो अपव्यय है अगर ज़्यादा हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए होगी। कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। विकास प्रत्याशा, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। प्रतियोगिता का स्तर, लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर बाजार में लेवल कंपटीशन है, ज़्यादा है, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि हमें जो सामान है वो और ज़्यादा रख के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो कभी भी हमसे आगे निकल सकता है, तो हमें स्टॉक रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। और लेवल ऑफ कंपटीशन कम है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी महंगाई है ज़्यादा तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। और इन्फ्लेशन अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगी। महंगाई ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी, ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। फिर इन्फ्लेशन, अगर महंगाई कम है तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त। आई होप आपको इसके सारे टॉपिक रिवाइज हो गए होंगे, सब आपको क्लियर होगा और जो मैंने समझाया है आपको समझ आया होगा, आई होप।
और अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी जो पीडीएफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे पहले वाले जो चैप्टर का वन शॉट हो चुका है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से रिवाइज करिएगा, और इस चैप्टर को एक बार आप एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।